नमस्कार, इंडिया साइंस के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। स्वस्थ संतुलित हो आहार, एनर्जी दे शरीर को अपार। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए हेल्दी पौष्टिक डाइट की जरूरत होती है। ऐसे में बचपन से ही डाइट में वे सभी न्यूट्रिशन शामिल होने चाहिए जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। आमतौर पर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की बड़ी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की है या फिर स्वास्थ्य और भोजन प्रणाली दोनों में सुधार करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। यही वो तमाम विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से ईट राइट चैलेंज के बारे में। क्या है ये चैलेंज और किस किस तरह से शहर या जिले इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी मापदंड क्या है और क्या है इसको शुरू करने का उद्देश्य। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। कशिश वोहरा, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल, एम्स नई दिल्ली में रिसर्च ऑफिसर हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त अर्चना चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि नवजात शिशु देखभाल और IYCL न्यूट्रिशन इंटरनेशनल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रोग्राम प्रबंधक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कशिश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पोषण और संतुलित आहार की श्रेणी में हम किन किन चीजों को रख सकते हैं? देखिए, जो आप संतुलित आहार के बारे में बात करते हैं, संतुलित आहार जो है ये जितना सुनने में आसान है उतना आप अपने दिनचर्या में भी इसको शामिल कर सकते हैं। पर ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। संतुलित आहार का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं यानी फूड ग्रुप्स हैं, उनको किन मात्राओं में या कैसे हम उनको अपने दिनचर्या में रोज़ शामिल कर सकें। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, तो उसमें हम ऐसे कह सकते हैं संतुलित आहार को कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खाने, जैसे कि अनाज हो गया, हमारा चावल हो गए, या ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम ऊर्जा प्रदान करने वाले खानों में शामिल कर सकते हैं रोज के में। दूसरी अगर हम माने बात, तो शक्ति प्रदान करने वाले खाने आपके, जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई, अंडा, मांस, मच्छी हो गया, इनसे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। और तीसरा अगर मैं आपको बताऊं कि सुरक्षात्मक पोषण तत्व, यानी कि जो हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलती हैं, तो हम अगर इन सब खानों को अपने रोज़ की दिनचर्या में शामिल करें, कुछ हमने दाल सब्जियां ले ली, कुछ हमने अनाज से बनी चीज़ें ले ली, या कुछ हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब में ले लिए, तो ये एक बैलेंस तरीके का आपको खाना प्रदान कर सकते हैं। इसमें हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी में हम खाना लेना चाह रहे हैं, कितनी मात्रा में, और कैसी क्वालिटी का खाना हम लेना चाह रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बताते सब हैं कि क्या खाना है आपको, क्या नहीं, पर कितनी मात्रा में खाना है और कैसा है वो आप क्वालिटी उसकी, इस पे बहुत निर्भर करता है। तो इसका अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे अपने रोज के खाने पीने में, तो इससे आपको बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, आपसे सवाल है कि स्वस्थ जीवन शैली की हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन उसमें आहार की क्या कुछ भूमिका होती है? जैसे कशिश जी ने बताया कि आहार हमारी संतुलित होनी चाहिए, लेकिन संतुलित के साथ साथ जैसे पौष्टिक तत्व भी उसमें होने चाहिए, तो तभी वो पूरक आहार कहलाता है। और इसके लिए कुछ मापदंड हैं अलग अलग वयस्क के लोगों के लिए, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग है, खास करके जो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे हैं, फिर उसके बाद जो बढ़ते हुए बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उसके बाद किशोर अवस्था में, और फिर आगे जाके वयस्क लोगों के लिए भी, तो अलग अलग मापदंड है हमारे। तो देखा जाए तो इसमें जब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की, तो उनके लिए जो आहार तय है पौष्टिक होने के लिए, कम से कम 5 फूड ग्रुप्स होने चाहिए अलग अलग तरीके के। वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो हम कहते हैं, अनाज, प्रोटीन जैसे दूध हो गया, मांसाहारी तो मीट मच्छी हो गया, उसके साथ साथ आपको साग सब्जी, और साथ में विटामिन और मिनरल्स जैसे सूक्ष्म पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, तो वो पूरक आहार उनको मिलना चाहिए, लेकिन 5 फूड ग्रुप कम से कम। तो जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा, मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तो
पहले घंटे में ही उसको स्तनपान शुरू कराना होता है नवजात शिशु को, और फिर उसके बाद आगे जाके पहले 6 महीने में सिर्फ उसे माँ का दूध देना होता है, ऊपर से कुछ नहीं। 6 महीने जब हो जाते हैं कंप्लीट, तो उसको फिर हम उसके बाद हम ऊपर से खाना देना शुरू करते हैं, जो हम ऊपर का खाना कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। लेकिन साथ में स्तनपान आपका जारी रखना पड़ेगा कम से कम 2 साल तक। तो जो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड उस बढ़ते हुए बच्चे को देना है, उसको पूरक करने के लिए हमें उसको कम से कम 5 फूड ग्रुप्स हम बोलते हैं, जिसमें स्तनपान ज़रूर शामिल हो। बाकी 4 आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, आपका विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, फैट्स हो गए, वसा हो गया। उसके बाद जब से बच्चा बढ़ जाता है, किशोरी अवस्था में आ जाते हैं, तो उसका भी उनका एक अलग से मापदंड होता है। तो पौष्टिक, यानी कि अगर हम मोटा मोटी बोलें तो पौष्टिक आहार ज़रूरी है। और हेल्थ के साथ साथ, हेल्थ स्वस्थ हम तभी नहीं मानते जब तक उसका आहार संतुलित हो और पौष्टिक हो। हेल्दी या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बहुत आपस में बहुत तालमेल है। वही मेरा सवाल था। आपसे सवाल है डॉक्टर कशिश की, आहार जो है उसका वर्गीकरण कैसे करें, कैसे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं विद जो डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, वो किस तरीके का खाना लें, और क्या उनके बीच में किसी तरह से कोई डिवाइड हम कर सकते हैं स्पेसिफिकली फूड्स को? देखिए क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए हर उम्र के अनुसार। पर अगर हम एज वाइज देखें कि जैसे डॉक्टर अर्चना ने बोला कि बच्चों में आपको 6 महीने तक स्तनपान कराना है, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीड, ऊपरी आहार शुरू करना है, और वो उनकी उम्र के अनुसार बैलेंस होना चाहिए। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि भले वो बच्चे हो, किशोर अवस्था की लड़कियां हो, गर्भवती महिलाएं हो, या आदमी हो, या वृद्ध अवस्था में लोग हो, इन सब का उम्र के अनुसार जितनी उनकी कार्य क्षमता है उसके अनुसार हम उनको उतना खाना दें। उसका भी एक तरीका होता है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप सबके लिए एक ये खाना है तो आप सब ये खा सकते हैं। सबका एक मापदंड होता है कि हर उम्र के अनुसार इतनी मात्रा में आपको खाना है। जैसे बच्चों का है कि आपको जैसे 6 महीने का ऊपर हो तो 2-3 चम्मच से आप शुरुआत करें उसका खाना, धीरे करके आप 2-3 चम्मच से आप उसको 1 साल तक आते आते आधी कटोरी, 1 कटोरी तक खाना बनाना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ आप फल सब्जियां उसके खाने में शामिल करें। वैसे ही जैसे उम्र बढ़ती जाती है, गर्भवती महिला के बारे में मैं बात करूं तो उनको कहते हैं कि पहली तिमाही में आप जो है दिन में 3 बार बड़ा खाना खाइए, जैसे कि आपका नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना और डिनर हुआ, और बीच में मध्य में आप कुछ भी एक तरीके का स्नैक ले सकती हैं। सेम जैसे पहली तिमाही के बाद अगर वो दूसरी तीसरी तिमाही में जाते हैं तो वो 2 जो ऐसे बड़े 3 खाने के बाद आपको बीच का एक जो खाना खाना है मध्य में, उसमें आप 2 बार उसको कर सकते हैं। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके अपनी अवस्था के अकॉर्डिंगली आप उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वृद्ध अवस्था में जैसे कि आपको पता है कि हमारा चलना फिरना थोड़ा सा कम हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप खाने को कैसे मॉडिफाई करेंगे कि ज्यादा तला भुना खाना ना दें उनको, जैसे उनको ज्यादा फैट वाला खाना ना दें आप, क्योंकि उससे उनको मोटापा हो सकता है। और वैसे भी वृद्ध अवस्था में देखा गया है कि और अन्य बीमारियां हो जाती हैं, आपको हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होता है उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए, और कि उनकी क्या रुचि है खाने में और किस प्रकार से उनकी दैनिक का रोज का रूटीन है उनका, उसके हिसाब से हम उनका डाइट या उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। एक जनरल ओपिनियन ठीक है हम दे सकते हैं, पर स्पेसिफिकली अगर हमको बताना है तो उसके लिए एक डिटेल काउंसलिंग चाहिए होती है। तो बिल्कुल डॉक्टर कशिश, जिस तरीके की जानकारियां आपने हमें दी हैं, इस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकने वाले हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बच्चों को आखिरकार किस तरह की डाइट प्रोवाइड करानी चाहिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स लगातार मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है।
ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार हमारे 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर अर्चना, आपसे मेरा सवाल है, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों के लिए हमको किस तरीके का जो आहार है वो देना चाहिए? उनका अगर हम डाइट चार्ट बनाए तो किस तरीके का डाइट चार्ट होना चाहिए? डाइट चार्ट जो होता है, खास करके हमें देखना होता है कि जब बच्चा 6 महीने का हो गया है तब हमें ऊपर का खाना शुरू करना होता है। तो उसके लिए फिर हमें धीरे धीरे हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, एक एक खाने के पदार्थ से लेके। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4 तरीके के फूड ग्रुप्स और साथ में माँ का स्तनपान ज़रूरी है। तो लेकिन उसका भी मापदंड होता है, जैसे 6 से 8 महीने के बच्चे का, 9 से 11 महीने के बच्चे का। फिर जैसे बच्चा 1 साल का हो जाता है वो बड़ों की तरह ले सकता है, लेकिन फिर भी हम 12 से 23 महीने तक के बच्चे यानी 2 साल तक के बच्चे के लिए हम एक अलग से उसका एक फूड चार्ट बनाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे एक अडल्ट लेते हैं खाना तो वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये खास करके ध्यान रखना होगा कि दिन में कम से कम 5 बारी देना है। 3 बारी जैसे कशिश जी ने बताया बड़ों के लिए, जैसे ठोस आहार जैसे हम कहते हैं, 3 बारी देना है। और 2 बीच में स्नैक्स देना है, यानी कि हल्का आहार देना है। तो जो हल्का आहार होता है उसमें आप फल या कुछ उसे कुछ सैलड काट के आप दे सकते हैं, उस तरीके का आप हल्का आहार दे सकते हैं। और जो ठोस आहार होता है वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि उसमें दाल, चावल, सब्जी, अगर मांसाहारी हैं तो साथ में अंडा या मछली वो दे सकता है हमसे। तो वो 3 ठोस आहार और 2 उसे स्नैक्स। डॉक्टर, आपने जैसे जिक्र किया कि 6 महीने के बाद 4 तरीके का मील जो होता है वो बच्चे के लिए इंक्लूड करना होता है। माँ का दूध को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 5 तरह का फूड होना चाहिए। कुपोषण का क्या कुछ रीजन है? क्या माँ का दूध बच्चे को ना मिले तो वही कुपोषण का रीजन है, या फूड्स को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? काफ़ी सारे कारण होते हैं निशा जी, इसमें हम सिर्फ एक चीज़ नहीं बोल सकते। बच्चे को अगर शुरुआत में जन्म के तुरंत बाद अगर स्तनपान नहीं मिला 1 घंटे में, वो भी एक कारण बन सकता है। 6 महीने तक बच्चे को कंटिन्यूसली माँ का स्तनपान नहीं मिला, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, यानी कि ऊपर से कुछ और नहीं देना। फिर 6 महीने के बाद जैसे चालू हो जाता है ऊपर का खाना, तो वो उसके बाद का टाइम जो होता है थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि खाना ऊपर से देना होता है। बच्चे को उसकी आदत नहीं होती है किस मात्रा में देना है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होता है देने का। फिर कितनी उसमें डाइवर्सिटी, जो हम 4 तरीके का फूड ग्रुप्स प्लस स्तनपान बोल रहे हैं, तो वो विविधता भी हमें ध्यान रखना होता है। और साथ तो ये जितना भी है ये एक पर्याप्त मात्रा में, हम मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट जिसको बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में ये आहार उसे देना है। अब ये देखना होता है क्योंकि माँ जो होती है, माँ के लिए घर का काम भी करना होता है, बाकी परिजनों का देखभाल भी करना होता है। हो सकता है घर के बाहर भी काम करती हो, तो समय की थोड़ी सी उनके पास कमी हो जाती है। तो अगर उनके साथ में उनके घर परिवारजन, बाकी जन उनको सपोर्ट कर सकते हैं खाना खिलाने में। प्लस ये भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे को ठीक टाइम पे उसकी टीकाकरण उसे मिले, है ना, जो उसको इम्यूनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि उसको BCG का टीका मिल जाए उसको। अभी तो हमारा पेंटाबिलेंट आ गया वैक्सीन, और साथ में विटामिन ए का एक काफ़ी अच्छा रोल होता है, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो बच्चे को। और ख़ास कर में जो शिशुओं के जो अंधेपन का जो एक मेजर कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी, वो ना हो। तो विटामिन ए के खुराक देने के लिए एक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ। तो वो विटामिन ए के 9 खुराक 5 साल तक के बच्चे को 9 महीने के बाद ज़रूर देना होता है। प्लस बच्चे को और कोई बीमारी ना हो, जिससे हम कहते हैं मतलब इन्फेक्शन ना हो उसे, संचारण कोई दूसरे तरीके का, तो साफ सफाई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बीमारियों से बचाना होता है, पौष्टिक पूरक आहार देना होता है बच्चे को, एक वातावरण भी चाहिए होता है बच्चे के लिए। तो माँ और साथ में बाकी घर जने जो हैं, परिवार जने जो हैं, जो उनके सपोर्ट में बच्चे के साथ हंस खेल सके, खाना खिला सके टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कुपोषण का हम कोई एक कारण नहीं बता सकते, काफ़ी सारे होते हैं। टीका मिस कर देते हैं तो उससे भी हो सकता है, अगर बच्चे को 4 टाइम का मील नहीं मिल रहा उससे भी हो सकता है, माँ का दूध नहीं मिल रहा तो उससे भी हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर कशिश साहब से मेरा सवाल, जैसे आजकल हम लोग ये सोचते हैं कि हम स्लिम हैं तो फिट हैं, आपको क्या लगता है? जैसे कीटो डाइट
का आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन चल रहा है, कीटो डाइट लोग फॉलो करते हैं, पर क्या वो सच में हमारी फिजिक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? स्लिम होना ही सच में स्वस्थ रहना है? देखिए, ये हर किसी का अपना मानना है कि स्लिम होना ही स्वस्थ कहलाता है। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं। आपकी हेल्दी बॉडी शरीर पतले होने से भी हो सकती है, और क्या पता आपके उम्र के अनुसार जितना वजन होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, उसके अनुसार भी हो सकती है। ये तो हेल्दी आप हैं या नहीं उस पर सारा निर्भर करता है। तो सिर्फ अगर आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि वो अपनी उम्र के अनुसार बहुत ही कमजोर हैं, पतले हैं, अब सब लोग उनको देख के कहेंगे कि जी वो तो पतले हैं तो हमें भी इनकी तरह बनना है, पर अंदर से कितनी कमजोरी है उनको या फिर कितने बीमारियां हैं उनको, ये हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आजकल जो ये चलन चला हुआ है कि हमें डाइट्स हो गई या फिर हमें वजन कम करने के लिए स्पेसिफिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि हमें अंधाधुंध सिर्फ इंटरनेट पर जाके देख लेने से चीजें कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली सोर्सेज की कमी नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, काफी ज्यादा आपको सोर्सेज मिलेंगे। अब ये हम पे है कि वो कितना वैलिड है सोर्स। तो हमको हमेशा जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है हमें रिलाय करना चाहिए हमारी भारत सरकार की वेबसाइट पे, WHO की वेबसाइट पे, और जितनी भी इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसी हैं उन सब की सोर्सेज पे अगर हम रिलाय करेंगे कि वो क्या इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बिकॉज वो जो भी तत्व देते हैं, ये सब जो वो बताते हैं, ये बहुत गहन रिसर्च करा होता है। उसके तहत ही आपको बताया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या आप अपनी उम्र के अनुसार कितने ठीक हैं, नहीं ठीक है। तो इन सब के बारे में बहुत डीप रिसर्च होती है, जिसके बाद एक गाइडलाइंस बनती हैं, ये प्रोटोकॉल बनता है, और ये सब इन वेबसाइट्स पे डाला जाता है सरकार के द्वारा। तो अगर हम इन सब कभी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा हमें रिलायबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए, ना कि हमको जो भी चीज गूगल करा या उसके ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए, करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, हम बात कर रहे थे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, शुरुआत से लेकर लगभग उसके 1000 जो दिन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस लेडी के लिए या उससे होने वाले बच्चे के लिए? अभी आपने एक सवाल पूछा था कि कुपोषण के क्या कारण होते हैं, तो ये भी एक कारण होता है अगर हम गर्भवती महिला या गर्भ होने से पहले के टाइम से उनका ध्यान ना रख पाएं। पहले से इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं, गर्भ से पहले और गर्भ जैसे धारण होता है, मतलब गर्भधारण से लेके 1000 दिन तक, तो पूरी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, और बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता, ये तो बहुत क्रिटिकल, हम इसको एक बोलते हैं कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यानी कि इस समय पे अगर हमने देखभाल बहुत अच्छे से किया तो कुपोषण के चांसेस बहुत कम कर सकते हैं हम। लेकिन अब ये आगे और रिसर्च भी आ रहा है और एविडेंस भी आ रही हैं कि गर्भ धारण करने से पहले के भी प्री कंसेप्शन का भी जो केयर होना चाहिए, जैसे कि किशोर अवस्था में वो हमारी किशोरियाँ कैसी हैं, उनकी आयरन की स्टेटस कैसी है, अनीमिया तो नहीं है, अगर है तो उनको फिर हम उसमें हम कुछ आयरन की गोलियाँ दे के, जैसे प्रोग्राम चलता है तो उनका स्टेटस हम उसमें इम्प्रूव करें एनीमिया का, और उनके पोषण खाने पीने का भी ध्यान रखें। लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो एक अहम पीरियड हम मानते हैं फर्स्ट 1000 डेज, जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग, हमारी संस्था काम कर रही है, और हम गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेट्स में, हम उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि पहले से ही जब गर्भधारण होता है उसमें से मदर की अर्ली रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, यानी कि उसकी पंजीकरण हो जानी चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में या फिर VHND में या आंगनवाड़ी में जाके। तो उसमें फिर उसके बाद फिर उसकी देखरेख चालू हो जाती है। उसको न्यूनतम उसके 4 विजिट होने कंप्लीट करने होते हैं, जो उसको चेकअप करने के लिए। और उस टाइम पे उनको ये बताना होता है कि आपके ये आहार इस तरीके से आपको लेना है ताकि पूरक हो, आपका सही मात्रा में आपका वज़न बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और आपको कुछ डेंजर साइंस की, यानी कि कुछ लक्षण का ध्यान रखना है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। लेकिन उस टाइम पे अगर मदर ने अपना अच्छा ख्याल रखा तो हम ये मानते हैं कि स्वस्थ माँ है तो स्वस्थ बच्चा भी होगा, आउटकम भी हमारी स्वस्थ होंगे। उसके बाद बच्चे का स्तनपान, जैसे मैंने बताया कि पहले घंटे में ही स्तनपान कराना ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन से डिलीवरी हो। हम आजकल ये भी प्रमोट करते हैं कि सिजेरियन जैसे बच्चा निकल के आ गया उसी टाइम पे ही लेबर, मतलब OT में ही हम उसका स्तनपान शुरू करा दें। ऑब्वियसली कोई नर्स उनको हेल्प करेंगी मदर को, और साथ में फिर उसका स्तनपान जो है पूरे 6 महीने, पहले 6 महीने उसको पूरा कंटिन्यू करना है। उसके बाद का जो
आहार हमें देना है 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ, उसमें फिर हमें खास ध्यान देना होता है। इसको हम क्रिटिकल पीरियड क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि ये 1000 डेज अगर हमने बहुत अच्छे से देखभाल कर ली तो 6 महीने के बाद जैसे बच्चा 9-10 महीने का हो जाता है, फिर उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि कुपोषण में जाने का। यही कारण होता है, जैसे पहले मैंने बताया कि हो सकता है पूरक आहार नहीं मिला है, उसकी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण पूरी नहीं हुई है, विटामिन ए की खुराक नहीं मिली है, दस्त लगे हैं तो उसको ORS और जिंक की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो उसको नहीं मिली है, निमोनिया के अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, सांस की बीमारी हो जाती है, तो बीमारियों से भी उसे बचाना होता है इस बच्चे को। लेकिन ये फर्स्ट 1000 डेज में सही देखभाल से हम बच्चे का आगे का कुपोषण हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो काफी हम जानकारी हमको दोनों ही डॉक्टर्स दे रही हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं हम, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ईट राइट चैलेंज के बारे में और साथ ही कुपोषण की हमारे देश में क्या कुछ स्थिति है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर कशिश और डॉक्टर अर्चना बनी हुई हैं। डॉक्टर कशिश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम काफी टीवी पर एड्स देखते हैं कि अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं, दिन में अगर आप थ्राइस ग्रीन टी ले रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कोई डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, आप अपने वेट को रिड्यूस कर पाएंगे। तो नहीं लगता कि ग्रीन टी पीने से सिर्फ मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे वेट रिड्यूस करने को लेकर जो बातें कही जाती हैं, एक फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है और उसको लेकर हम फॉलो भी करते हैं। देखिए, ऐसी बहुत सी रिसर्च हुई हैं ग्रीन टी को लेकर कि क्या ये एक्चुअल में वेट लॉस कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज मार्केट में अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उनका मेजर प्रमोट ही ऐसे करते हैं कि वेट लॉस को ये प्रोडक्ट एज अ सेल करा जाता है। ग्रीन टी जो लीव्स हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हम कहते हैं, कैटेकिन्स। तो ये जो होते हैं हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। फ्री रेडिकल से मेरा मतलब है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन के दर को कम करने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये इसमें एक तत्व ग्रीन टी में पाया जाता है। तो इसीलिए इसको अगर हम इस तरीके से यूज करें तो हम कर सकते हैं, पर हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी कितनी बार हमको दिन में ग्रीन टी लेनी है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम यही सोचें कि ग्रीन टी से हम ज़्यादा पी के देखें और उससे वजन हम घटा सकें अपना, तो ग्रीन टी विल एक्ट एज अ डायूरेटिक। बेसिकली आपको बार बार आप पी के देखिए, आपको बार बार यूरिन जाने का महसूस होगा, और अगर आप बार बार यूरिन जाएंगे तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लूज होंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लूज होते हैं आपकी बॉडी से, तो वो सीधा असर आपके शरीर पे, आपकी इम्यूनिटी पे, आपके इन्फेक्शन पे पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो ये देखें कि हमारा मकसद क्या है ग्रीन टी को पीने का। अगर हम वेट लॉस के लिए जाना चाह रहे हैं तो बहुत कम स्टडीज इस बारे में बताती हैं। दूध को लेकर भी काफी सारे एड्स यहाँ पर देखे गए हैं कि कहा जाता था, हम हमेशा से बचपन से सुनते आए थे कि काउ मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, माँ के लिए, सभी की हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं आमंड मिल्क हो गया या सोया मिल्क हो गया, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यही मानना है कि हम जो हिस्ट्री है पहले से अपने पूर्वज सब लोग हमें बताते आ रहे हैं, और जब रिसर्चेस में भी देखा गया है कि काउज मिल्क इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो हम काउज मिल्क को जितना प्रमोट कर सके, जितना अपनी डेली डाइट में ला सके, वो ज़्यादा बेहतर है। सोया मिल्क और आलमंड मिल्क की बात करें
तो सबसे बड़ा चीज़ जो इसमें निकल के आता है कॉस्टिंग का, कि पैसा जितना काउ मिल्क है उससे 6 गुना ज़्यादा आलमंड मिल्क मार्केट में बिकता है या 3 गुना ज़्यादा सोया मिल्क मार्केट में बिकता है। तो कॉस्टिंग एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, और हमारे देश में ज़्यादातर जनता जो है वो मध्यवर्गीय उससे बिलोंग करती हैं, तो इसलिए आपको कॉस्टिंग का एक फैक्टर बहुत बड़ा है। उसके बाद प्रोटीन लगभग सब में सेम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। तो आपको, और काउज मिल्क में कैल्शियम क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो और प्लस प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीज़ों की बात आ जाती है। तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि काउज मिल्क इसलिए ज़्यादा बेटर है, कॉस्टिंग की वजह से वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स में भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इतना, प्रिजर्वेटिव्स का ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है काउज मिल्क में। तो आप डेली डाइट में उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग आइटम से हटके है वो चीज़ थोड़ी सी। तो जिस तरीके का एडवर्टीजमेंट किया जाता है वो तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट उसको यूज किया जाता है। हाँ जी, मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपको प्रमोट करना है तो आप बोलिए कि दूध और साथ में ड्राई फ्रूट्स। अगर आप साथ में बोलेंगे कि दूध लीजिए और बादाम या अखरोट, जैसे भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट लीजिए, तो वो आपको उल्टा बेटर न्यूट्रिएंट देगा। और नट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट, उसमें ज्यादा फाइबर होता है, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है। तो वो ज्यादा बेहतर चीज होगी, इंस्टेड कि हम थोड़ी फैंसी चीजों पे जाएं और देसी प्रोडक्ट ना लें। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, ईट राइट चैलेंज इस टाइम पर जो है चल रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कुछ इसका प्रोसीजर होगा, और ईट राइट चैलेंज है क्या? ईट राइट चैलेंज बेसिकली ईट राइट इंडिया एक मूवमेंट चालू किया गया है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने चालू किया था 2017-18 में। इसमें क्या, जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI जिसको फसाई हम बोलते हैं, तो उनके तहत हमने एक रेगुलेटरी बॉडी हमने बनाया है, और उसके अंडर में फिर हम लोगों ने ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये ईट राइट चैलेंज शुरू किया है, जिसके तहत क्या खाना सही है और क्या मतलब और सेफ भी है, सही भी और सेफ भी, यानी सेफ्टी भी हम देखेंगे साथ साथ में कि वो पौष्टिक है, पूरक है कि नहीं। तो सेफ्टी का जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार के साथ साथ आम जनता, आपकी फूड इंडस्ट्रीज़, आपके बहुत सारे संगठन होते हैं जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं, मतलब जो इसके बारे में अवेयरनेस और बढ़ा सकते हैं, ऐसी संस्थाएं भी आ जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये जैसे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी इस पे जुड़ जाते हैं। तो ये जो तहत हमने शुरू किया है कि ईट राइट चैलेंज, ये हमने स्टेट्स को, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया हुआ है, इसके तहत इसमें कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बियॉन्ड जाके संस्थाओं में, स्कूल्स में या फिर अपने डिपार्टमेंट्स में वो लोग इसके बारे में जानकारी देते हैं, और ये इसके क्या खाना सही है, क्या खाना नहीं है, सेफ्टी के बारे में वो और बताते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, क्या उसी तर्ज पर इसे शुरू किया जा रहा है, और उसी वे में ही मार्किंग होगी जो तमाम स्टेट्स हैं उनकी? सारी कुछ इसमें एक ये प्रक्रिया जो है इसमें, जैसे स्वास्थ्य का जो मंत्रालय, उसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, अब आयुष्मान भारत देख लीजिए, ईट राइट चैलेंज या ईट राइट मूवमेंट देख लीजिए, ये सारे एक प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सारे ये एक तरह के जरिया है जिसके तहत हम स्वास्थ्य और हमारे पोषण को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो चैलेंज के तहत जैसे स्वच्छ भारत में काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, उनके लिए भी कायाकल्प एक योजना है कि सफाई कितना मेंटेन करते हैं। तो जैसे फिर ये स्वच्छ भारत मिशन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में टॉयलेट्स बन गई हैं, साफ़ सफाई हो गई हैं, आपकी क्या कहते हैं, ओपन डिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो एक चैलेंज के तहत लोग उसमें स्कोरिंग देते हैं। और वैसे ही ईट राइट चैलेंज में फिर संस्थाएं जुड़ जाती हैं, और फिर जैसे वो अपने यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ, स्कूल में मान लीजिए कि कैंटीन है, वहाँ पे क्या खाना मिल रहा है बच्चों को, उसमें हम ठीक दे रहे हैं कि गलत खाना दे रहे हैं, तो वो फिर एक मात्रा बन जाता है, स्कोरिंग का जरिया बन जाता है। तो कितने स्कूल्स में ये सही मात्रा में सही सेफ खाना मिल रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्कोरिंग का पॉइंट बन जाता है। इस तरीके से बाजार में उनके शॉप्स में क्या अवेलेबल है, क्या खाने मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं नहीं, उनमें डेट्स ठीक हैं कि नहीं, जैसे जो भी बेच रहे हैं वो लोग, तो वो भी एक स्कोरिंग का एक मापदंड बन जाता है। इस तरीके से बहुत सारे उनके क्राइटेरिया हैं, और उसके बाद फिर वो स्कोरिंग के तहत वो चैलेंज में फिर वो कौन आगे आता है वो देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। बिल्कुल।
वक्त की थोड़ी कमी है। डॉक्टर कशिश, मेरा सवाल आपसे, कोविड-19 का टाइम चल रहा है और हर कोई अपने इम्यून लेवल को अच्छा करना चाहता है। क्या कुछ आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, किस तरह की डाइट अपनाएं जिससे कोविड-19 के इस दौर में वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकें? देखिए, नॉर्मल डाइट जो हम संतुलित आहार कहते हैं, उसके अलावा अगर हम अपनी किचन रसोई से शुरुआत करें तो बहुत से स्पाइसेस हैं, बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं जो हम अपने डेली के खाने में डाल सकते हैं। जैसे आपने हल्दी हो गई, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और इसको अगर हम डेली अपने खाने में शामिल करेंगे तो एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर काम करते हैं। आपको इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर में क्षमता बनाते हैं, ताकि आप वायरस है या कोई भी, अगर वायरस ही नहीं, अगर नॉर्मल फ्लू भी है आपको, तो उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बनती है। तो ये एक तरीके की इम्यूनिटी बूस्टर आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डाइट में आप सारे फूड ग्रुप, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, उसका शामिल करें अपने खाद्य में, तो वो भी आपको इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता दे सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, आपसे मेरा सवाल है कि साल 2017-2018 में प्रधानमंत्री की एक पोषण योजना की शुरुआत की गई थी और उस टाइम पर टारगेट ये रखा गया था कि साल 2022 तक भारत जो है कुपोषण मुक्त होगा। आपको लगता है 2022 का टारगेट है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है? काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है और ये मानना है कि, और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये ग्लोबल लेवल पे यानी कि विश्व स्तर पे इसकी अच्छी रिसर्च भी हुई है। बहुत साइंटिस्ट ने इसकी एक मॉडलिंग स्टडीज़ भी करी है, कई मॉडलिंग स्टडीज़ हुई हैं और उसमें ये मिला है, पाया गया है कि जितने भी सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं मिल रही हैं या जैसे लोग हॉस्पिटल में जाके स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पर्याप्त मात्रा में ले पा रहे हैं, या फिर उनको आके उनके साथ बात करने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर वो नहीं इतना प्रमोट कर पा रहे हैं कि सही मात्रा में क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन सब को देखते हुए ये देखा गया है कि ग्लोबल स्तर पे 5 मिलियन हमारे कुपोषित बच्चे हमारे ऐड हो जाएंगे कोविड के इस टाइम पे। और अगर हमारी सर्विसेज और रुकी रहीं या फिर कुछ दिक्कतें और आई तो फिर 2 मिलियन हमारे गंभीर कुपोषण वाले बच्चे उसमें नंबर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि कुल मिला के 7 मिलियन अगर हम देखें तो हमारे लिए आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये विश्व स्तर पे है। और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने हमने एक रिसर्च भी करी थी और हमने देखा था कि सिर्फ स्तनपान में अगर रुकावट आ जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग में रुकावट आ जाती है, तो कम से कम एक मतलब 140,000 यानी 140,000 बच्चे विश्व में, मतलब 5 साल से कम वाले बच्चों की, उनमें एडिशनल डेथ्स हो सकती हैं। या फिर और अगर हम भारत में देखें ये आंकड़ा, तो ये आंकड़ा 40,000 के करीब है। और ये एनुअल फिगर्स है, यानी कि इस साल में या अगले साल में भी अगर ये चलता रहा, क्योंकि हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारी कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो अदा कर रही हैं और नॉन कोविड भी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं। तो कुल मिला के प्रमोशन हम जितना हो सकता था वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को, तो जो हमारा टारगेट था 2022 का, कहीं ना कहीं हम उससे इस टाइम पर काफ़ी दूर हैं। और दूर हैं, बिल्कुल हम दूर हैं। और कहीं ना कहीं अब इसके लिए हम सिर्फ प्रयासरत हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम कुपोषण मुक्त भारत को करें। और कहीं ना कहीं इसमें ना कि सिर्फ जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, स्टेट्स की जिम्मेदारी है, बल्कि ये जिम्मेदारी खुद की हमारी भी है कि हम कहीं ना कहीं अपने डाइट का ध्यान रखें। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी टिप्पणियां और आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप अपने विचार अपनी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पते पर साझा कर सकते हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।